शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। वक्त के साथ हालात बदलते रहते हैं। आने वाले कल के बारे कोई कुछ नहीं कह सकता। दादा दादी के फौत होते ही हमारे प्यार की दुनिया में भी भौचाल आ गया। गोया जिन धागों में रिश्तों के मोती पिरोए हुए थे वो टूट गए और खानदान तकसीम हो गया। अब जायदाद के तनाज़े ने सर उठाया। वालिद साहब और चचा जान में तभी जुदाई पड़ गई और हमारा घर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। सहन के बीच दीवार उठा दी गई। बड़ों के इख्तिलाफ की सजा हम बच्चों को मिलने लगी। हम जो बचपन से एक सहन में खेल कर जवान हुए थे जुदा कर दिए गए। जायदाद का तनाज़ा बरसों चला। इस दौरान में शमल भाई और नाज़ो दुख और अजियत की सूली पर लटकते रहे। हमें आपस में बात करने तक की इजाजत न थी। भाई शमल की मंगनी नाज़ो से हो चुकी थी। तनाज़े को 16 साल हो गए तो वालिदा ने बेटे की शादी किसी और लड़की से करना चाही, मगर भाई किसी सूरत राजी ना हुए। हमें एक कर देने के मंसूबे भी बुजुर्गों ने बनाए थे और अब हमारे प्यार की जोत को बुझाने में भी वही पेश थे। नाज़ो ने घर वालों की हर ज्यादती जबर और दबाव को बर्दाश्त किया, लेकिन हथियार न डाले। वो किसी और से शादी पर आमादा न हुई। इसे यकीन था कि तनाज़ा खत्म हो जाएगा और हम एक हो जाएंगे। हमारी दुआएं कबूल हुईं, सारे झगड़े सिमट गए। कुदरत ने खुद ऐसे हालात पैदा कर दिए कि टूटे हुए रिश्ते तजदीद पा गए और नाज़ो और शमल भाई की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। उम्मीदों की खिज़ां रसीदा खेती लहलहाने लगी। नाज़ो भाभी बनकर हमारे घर आ गई। बरसों की अजियत खत्म हुई और भाई की जिंदगी खूबसूरत सपने में ढल गई। नाज़ो की किस्मत अच्छी थी कि इससे शादी होने के बाद शमल भाई के कारोबार में खूब तरक्की हुई। हमने बंगला बना लिया और गाड़ियां भी खरीद ली। नाज़ो की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं। कोई कमी थी तो बस ये कि हमारा आंगन किसी मासूम बच्चे की कलकारियों के बगैर सूना सूना था, लेकिन हम कुदरत से नाउमीद ना थे। 4 साल तो इंतजार में निकल गए। अब अम्मा बहू को लेकर डॉक्टरों के पास फिरने लगीं। इलाज मुआलजे हुए। सभी डॉक्टर्स कहते कि इनमें कोई तिब्बी नक्स नहीं है, अल्लाह की तरफ से देर है। किसी न किसी दिन अब लोगों की उम्मीद बर आएगी और उनकी गोद हरी हो जाएगी। हम भी इसी उम्मीद पर जी रहे थे, यहां तक कि भाई की शादी को 7 बरस गुजर गए और आरजुओं की फसल खुश्क ही रही। नाज़ो भाभी ने भी उम्मीद का दामन छोड़ दिया। कहती, अन्नम इतने बरस बच्चा ना हुआ तो अब क्या होगा। शायद यह खुशी हमारी किस्मत में नहीं। उसने इलाज मुआलजा कराना भी तर्क कर दिया। जब से वो नाउम्मीद हुई हर वक्त चुप चुप रहती। बच्चे की कमी तो भाई भी महसूस करते थे, लेकिन वो मर्द थे, उनके लिए बाहर की भरी दुनिया मौजूद थी। वो सारा दिन बाहर गुजार कर घर आते, खाना खाते और नींद की आगोश में चले जाते, लेकिन नाज़ो घर में अकेली रहने की वजह से तन्हाई के अजाब से दो चार थी। वो अब घर की दीवारों से बातें करती थी। मेरी शादी हो गई थी, मैं अपने घर और बाल बच्चों में मसरूफ थी। अम्मा जान को भी आंगन का सूनापन काटने को दौड़ता था। नाज़ो को घुल घुल कर मरते देख शमल भाई भी फिक्रमंद रहने लगे। सोचा उसका कोई हल निकालना चाहिए। मैंने कहा, आप लोग किसी बच्चे को गोद ले ले। इस पर नाज़ो बोली, किसका बच्चा? कौन मां होगी जो अपनी गोद खाली करके मेरी झोली भर दे। उसका कहना दुरुस्त था। हम काफी दिन तक अस्पतालों, यतीम खानों और लावारसों के नशेमन में मारे मारे फिरे, मगर हमें कोई ऐसा बच्चा ना मिला जिसको हम गोद ले सकते। इस रोज हम नाज़ो की खाला के घर जा रहे थे, जिन्होंने नवीं बच्ची को जन्म दिया था। उनके मियाँ की तनख्वाह इतनी कम थी कि वो अपने बच्चों को पेट भर खाना नहीं दे सकती थीं। गुर्बत के सबब आधे पेट भूखे रहते थे। ये कुदरत की शान के जहां बच्चों की जरूरत न थी वहां ये नेमत बरस रही थी, और एक हम थे कि हमारे भाई और भाभी एक बच्चे को तरस रहे थे। सुबह का वक्त था। ट्रैफिक का हल्का हल्का रश था। हमारी गाड़ी आहिस्ता रफ्तार से चल रही थी। नाज़ो मेरे साथ बैठी थी। अचानक सामने से 2 बच्चे निकले और सड़क पर आ गए। सुबह के वक्त हर किसी को अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी होती है, लेकिन इस वैगन वाले को कुछ ज्यादा जल्दी थी। उसने हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया। इसी लम्हे बच्चे दौड़ते हुए वैगन के ऐन सामने आ गए। मेरी भाभी इन बच्चों की मासूम सूरतों को देख रही थी।
وہ ان کی मासूमियत में खोई हुई थी कि अचानक उनकी खौफजदा चीखें फिजा में बुलंद हुईं। नाज़ो ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिए। वो ये नज़ारा नहीं देख सकी। वैगन इन फूलों को रौंद कर जा चुकी थी और अब सड़क पर खून ही खून बिखरा हुआ था। लम्हा भर को शमल भाई ने गाड़ी रोकना चाही, मगर अतराफ से लोगों का हुजूम इकट्ठा होने लगा तो उन्हें गाड़ी आगे बढ़ाना पड़ी। मैं जानती थी कि नाज़ो इस मामले में कितनी हसास है, लिहाजा भाई ने यही मुनासिब समझा कि जाए हादसा के करीब रुकने से बेहतर है गाड़ी को आगे ले जान। वो वहां ठहर जाते तो यकीन था नाज़ो ही को अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ता। इसकी आंखों से अभी तक आंसू बह रहे थे और वो बढ़ रही थी। कितने प्यारे बच्चे थे, कितने प्यारे, खूबसूरत थे। माँ ने चाव से बाल संवार कर और उजले यूनिफॉर्म पहनाकर उन्हें स्कूल रवाना किया था। इस रोज हम खाला के घर जाने की बजाय रास्ते से ही मुड़कर वापस आ गए, क्योंकि इस भयानक हादसे को देखकर हम लोगों की हालत नॉर्मल ना रही थी। नाज़ो तो घर आते ही बिस्तर पर गिर गई थी। इसके बाद भी काफी दिन अफसरदा रही। इसकी निगाहों में उन्हीं बच्चों की शक्लें घूमती रहती थीं। ये जुमा का दिन था। मैंने पूछा, तुम खाला की बच्ची को गोद ले रही थीं, इस प्रोग्राम का क्या बना? वो बोली, आज चलते हैं। हम सब तैयार होकर खाला के घर चल दिए। उनकी प्यारी सी बच्ची को गोद में भरकर वो इतनी मसरूर हुई कि दुनिया का हर गम भूल गई। खाला अब क्या कहती हैं, मैं आज ले जाऊं इसको? आज नहीं नाज़ो, आज इसको बुखार चढ़ा है, इसकी तबीयत अच्छी नहीं, तुमसे संभाली न जाएगी। जरा उसकी तबीयत ठीक हो जाए फिर ले जाना। नाज़ो बुझ गई। उसने पूछा, फिर कब खाला? 1 माह बाद, खाला ने जवाब दिया। नाज़ो सब्र करो, खुदा बेहतर करेगा। बस दुआ करो कि वो हमको किसी आजमाइश में ना डाले। हम ऐसे ही ठीक हैं। मैंने इसका हाथ नरमी से अपने हाथ में लेकर दबाया। इसकी आंखें भीग गई थीं। मैं इसके दिल की कसक को महसूस कर सकती थी। मैंने कहा, तुम अफसरदा मत रहा करो। वो बोली, मैं छोटी सी थी तब भी उदास रहती थी। तुम बहनें आपस में खेलती तो सोचती थी कि काश मेरी भी कोई बहन होती। तभी से मेरी उदास रहने की आदत बन चुकी है। मैं तब भी तन्हा थी और आज भी तन्हा हूं। छोटे बहन भाई को वही झूला झुलाने की आरज़ू है। नाज़ो चची की इकलौती बच्ची थी। वो शुरू से तन्हा रही और अब इसका कोरोना बजा था। पहले में, फिर शमल भाई उसकी तन्हाई के साथी बने, लेकिन इसके ममता भरे अरमानों की तस्कीन अभी बाकी थी। मैंने इसकी जानिब देखा। वो आंचल से अपने आंसू साफ कर रही थी। शायद खाला के घर से खाली हाथ वापस आने का इसको बहुत दुख पहुंचा था। मैंने कहा, नाज़ो मेरी जान, इस कदर दिल शिकस्ता ना हो, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। ये दुनिया उम्मीद पर कायम है। इस वाकया के 15 दिन बाद खाला और खालू बच्ची को लेकर हमारे घर आ गए। इस रोज नाज़ो कितनी खुश हुई थी क्या बताऊं, जैसे इसके लिए ईद का दिन हो। वो खुशी से फूली नहीं समाती थी। बच्ची को अपनी बाहों में भर के सारे घर में ऐसे घूम रही थी जैसे तमाम जहान की नेमतें उसे मिल गई हों। खाला कुछ हिदायतें और बच्ची नाज़ो के हवाले करके चली गई। अब नाज़ो बेगम को हमारी परवाह कब रही थी। सारा दिन वो बच्ची में खोई रहती। उसका नाम उसने जानम रख दिया था। ये गुड़िया थी छोटी सी, मगर आफत की पर काला थी। नाज़ो फीडर धोकर दूध बनाती, इसके मुंह को लगाती, वो 2 घूंट लेकर फीडर परे कर देती और जोर जोर से चलाने लगती, जैसे इसे पता चल जाता हो कि ये हाथ इसकी माँ के नहीं है। तमाम दिन वो नाज़ो के साथ यूं ही आंख मिचौली खेलती और भाभी जी की समझ में कुछ ना आता कि इस बच्ची को भूख लगी है या पेट दर्द से बेहाल है। मिनट मिनट पर नैपकिन गीले कर देती, जाने दिन में कितने कपड़े गंदे करती। कभी उल्टी कर देती, कभी कभी तो नाज़ो को उबकाइयां आ जाती। लेकिन क्या करती, जब बच्ची गोद ली थी तो इसको पालना ही था। कोई अच्छी काम की आया भी ना मिल रही थी। 1 माह इसी तरह गुजर गया। खाला बच्ची को देखने आ गईं। आते ही हाय हाय करने लगीं। अरे ये क्या कर दिया और ये क्या कर रही हो? बच्चे ऐसे पाले जाते हैं भला? गर्ज खाला तो ठहरी बच्चों के मामले में एक्सपर्ट, उन्होंने बेचारी अनाड़ी भांजी को बौखला कर रख दिया। वो शाम तक रही, जब तक कि नाज़ो का उनकी हिदायतों से सांस नहीं फूल गया।
اب خالہ دوسرے تیسرے دن کسی انسپکٹر کی طرح معائنہ کرنے اچانک ہی ہمارے گھر وارد ہونے لگے۔ ایک تو سارے گھر کا کام، اوپر سے اس ننھی سی جان کی پرورش اور خالہ کی چیکنگ۔ نازو چند ماہ میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی، اس کی پہلی جیسی صورت نہ رہی۔ رات بھر بچی کے ساتھ جاگتی تو صبح آنکھوں میں حلقے پڑے ہوتے۔ شمل بھائی بھی اپنی بیوی کے بارے پریشان رہنے لگے، لیکن نازو گڑیا سے اتنی مانوس ہو چکی تھی کہ اس سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رات کو سونے کے لیے لیٹتی تو جوڑ جوڑ دکھ رہا ہوتا۔ صبح 4 بجے ہی بچی جاگ پڑتی اور رونا شروع کر دیتی۔ اس دن تو غضب ہو گیا۔ خالہ کے سامنے ہی بچی کسی طرح پلنگ سے نیچے لڑک گئی، ہلکی سیٹھا ہوئی اور بچی کی فلک شگاف چیخ بلند ہو گئی۔ نازو بھابھی باورچی خانے میں خالہ کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ حالانکہ خالہ گڑیا سے چند قدم کے فاصلے پر ہی براجمان تھی، مگر گرتے ہوئے بچی نے کسی کو مہلت ہی نہ دی۔ خالہ نے لپک کر بچی کو قالین پر سے اٹھایا، کلیجے سے لگایا اور دھاڑنے لگی۔ تم میری پھول بیٹی کی کیسی پرورش کرتی ہو؟ تم کو خبر نہیں کہ اتنے چھوٹے بچوں کو پلنگ کے کنارے پہ نہیں لٹاتے؟ ہائے، روزانہ یہ معصوم جانے کتنی بار گرتی ہوگی۔ بچی بھی ایسی استاد کے گلا پھاڑ کر چیخ رہی تھی۔ حالانکہ قالین پر گرنے سے چوٹ کم لگتی ہے، مگر اس بچی کا مزاج بھی شاید اپنی ماں پر گیا تھا، جو رائی کو پہاڑ بنانے میں استاد تھیں۔ خالہ یہ روز تو نہیں گرتی، بس آج ہی گری ہے، وہ بھی میں آپ کی خاطر چائے لینے گئی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ اب کمرے میں موجود ہیں، ورنہ میں اس کو یوں اکیلا تو نہیں چھوڑتی۔ نازو کسی مجرم کی طرح صفائی پیش کر رہی تھی۔ اس نے لاکھ سمجھایا لیکن خالہ کسی طرح نہ مانی۔ میں کچھ نہیں جانتی، اب میں اپنی بچی کو لے کر ہی جاؤں گی۔ اس کے بہن بھائی بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ ایسا غضب نہ کیجیے خالہ، اگر آپ نے اس کو واپس ہی لینا تھا تو دیا ہی کیوں تھا؟ غلطی ہو گئی، بس معاف کر دو۔ غربت امارت تو اللہ کی دین ہے، مگر اپنے بچوں کو کوئی اس طرح نہیں پھینک دیتا۔ جس نے بچی دی ہے وہی اس کا رزق بھی دے گا۔ خالہ نے ایک ذرا مہلت نہ دی اور بچی کو کلیجے سے لگائے چلتی بنی۔ نازو بیچاری منہ دیکھتی رہ گئی۔ جب شمل بھائی گھر آئے تو فیڈر گود میں رکھے بھابھی زاروں قطار رو رہی تھیں۔ خالہ بچی لے گئی، وہ دھاڑے مارنے لگی۔ بھائی نے تسلی دی، سمجھایا کہ خالہ بڑی سیانی عورت ہے، 6 ماہ بچی کو تم سے پلوایا، صحت مند ہو گئی تو بیٹی کو لے گئیں۔ ان کا ارادہ شروع سے ہی ایسا تھا۔ تم صبر کرو، اب تک صبر کرو۔ اس نے رونا بند نہ کیا تو انہوں نے بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ جی ہلکا ہو جائے گا، پھر یہ خود ہی چپ ہو جائے گی۔ آخر کار نازو چپ ہو گئی۔ شاید اس کا جی ہلکا ہو گیا تھا، مگر دل کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ اب اس کی صحت تیزی سے گرنے لگی اور وہ بیمار رہنے لگی۔ تب شمل بھائی ایک روز زبردستی اس کو اسپتال لے گئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ اب کی بیوی امید سے ہیں، تاہم ان کو کافی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا کیس غیر معمولی نوعیت کا ہوگا، جس میں بعض دفعہ عورت کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اب نازو کے ماں بننے کی خوشی سے زیادہ سب کو اس بات کی فکر تھی کہ خدا اس کی جان کو سلامتی دے۔ نازو البتہ بہت خوش تھی اور پھولے نہیں سماتی تھی۔ اس کا چہرہ ان دنوں آفتاب کی طرح چمکتا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جس کا سارے خاندان کو انتظار تھا۔ ہمارے آنگن میں طویل اور ترسا دینے والی مدت کے بعد خاندان بھر کی آرزو کا پھول چمکنے والا تھا۔ نازو کو 1 ہفتہ پہلے ہی ڈاکٹر زے نے اسپتال میں داخل کر لیا تھا۔ وہ کسی قسم کا رسک لینا نہیں چاہتے تھے۔ وہ اس کو زیر نگرانی رکھے ہوئے تھے۔ تمام تر نگہداشت کے باوجود قدرت نے میرے بھائی کو منتوں مرادوں کے بعد بیٹے جیسی نعمت سے نوازا، مگر میری جان سے پیاری بھابھی نازو کو ہم سے چھین لیا۔ وہ بچے کو جنم دینے کے بعد چل بسی۔ میرے بھائی کی محبت کا تاج محل چور چور ہو گیا۔ جس نعمت کا اس نے اتنی شدت سے انتظار کیا وہ اس کو ملی بھی تو کس طرح کہ وہ اپنے بچے کو دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے چل بسی۔ نرس نے مجھے اور میرے بھائی کو روتے دیکھا تو وہ بھی رو دی۔ قدرت کے کھیل نیارے ہوتے ہیں۔ آج سوچتی ہوں شاید اسی لیے خدا نے ہمیں اتنے عرصے تک بچہ نہیں دیا تھا کہ نازو کچھ عرصہ اور جی لے، پھر تو اس کو چلے ہی جانا تھا۔ اس کی موت شاید اس کی زچگی میں واقع ہو نہ تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں تاخیر سے کام لیا تھا۔
دعا کرتی ہوں خدا میرے اکلوتے بھتیجے اور نازوں کی نشانی کو سلامت رکھے، جسے میں نے گود لے لیا تھا کیونکہ اس کی سوتیلی ماں اسے بہت دکھ دیتی تھی۔ شمل بھائی ہر ہفتہ آتے ہیں اور اپنے بیٹے سے مل جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میری محبوب بیوی کی نشانی ہے۔ مجبوراً والدین کے لیے دوسری شادی کی ہے، ورنہ میں تو نازوں کے بعد سے خود کو اکیلا ہی محسوس کرتا ہوں۔ خدا اسے جنت میں جگہ دے، وہ یہاں بھی اکیلی تھی اور کیا پتا کہ وہاں بھی اکیلی ہو۔ ناظرین، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔